में क्या दिया है इंफॉर्मेशन को अगर समझते हैं तो द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन। तो केपी इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने इवन टर्म्स है, मतलब 8 टर्म्स 10 टर्म्स 12 टर्म्स इस तरह कुछ भी। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होंगे तो फिर उसमें और कितने टर्म्स होंगे इवन कितने टर्म्स आधे आधे, राइट। तो अगर अभी हम लोग लेके चले कि देयर आर 2 n टर्म्स, तो उसमें से n टर्म्स आपके ओड होंगे और बाकी के n टर्म्स आपके इवन होंगे। और वो सारे ओड टर्म का एडिशन हम लोगों ने दे रखा है 24, सारे ओड टर्म्स का एडिशन है 24 और सारे इवन टर्म्स का एडिशन है 30। तो पूरा टोटल मिलके 54। हम ये बोल सकते हैं कि और पूरी सीरीज किसमें एपी में, तो T1 प्लस T3 प्लस T5 सारे इवन टर्म्स का सारे ओड टर्म्स का एडिशन 24 और सारे इवन टर्म्स का एडिशन 30। ठीक है, पूरी सीरीज का एडिशन 54। अब आप लोग पास ना तो फर्स्ट टर्म है ना तो कॉमन डिफरेंस। आपको पता ये करना है कि पूरी सीरीज में जो 2n टर्म्स हम लेके चल रहे हैं उसमें से ऐसे कितने टर्म्स होंगे जिनकी वैल्यू एक इंटीजर होगी, है ना। कैसे ये ढूंढना आप लोग को, तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n, फिर आधे और होंगे आधे इवन होंगे, तो n/2 इसका फर्स्ट टर्म मतलब t1 मतलब a, नंबर ऑफ टर्म्स n, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2d का, क्योंकि आप t1 के बाद डायरेक्टली कौन सा ले रहे हो सीरीज में ले रहे हो, तो इनके बीच का गैप कितना होगा 2d का गैप होगा और वो कितना दिया हुआ है 24। वही सेम चीज अगर इसके लिए अप्लाई करोगे तब क्या बोलोगे इसमें तो नंबर ऑफ टर्म नहीं है, इसका पर फर्स्ट टर्म t2 होगा और t2 मतलब कौन a प्लस b, नंबर ऑफ टर्म n, डिफरेंस अभी भी 2d का है, सेम ही रहेगा क्योंकि t2 का जब डायरेक्टली t बोल रहे थे गैप के बाद आप टर्म ले रहे थे, हमारे पास डिफरेंस कितना हो जाने वाला है 2d। यहाँ से 2 कॉमन निकल के एक बार कैंसिल कर लिया जाए तो n टाइम्स a प्लस n माइनस इंटू d 24 ये रिलेशन है। यहाँ से भी 2 कॉमन निकल के कैंसिल कर दूंगा तो n टाइम्स a प्लस d प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 30। अब आगे देखते हैं और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाय 21/2, मतलब मेरा 2n टर्म जो टर्म इसका सबसे लास्ट टर्म कौन होगा 2n टर्म, लास्ट टर्म कौन सा होगा 2n टर्म, वो प्रीवियस टर्म से कितना ज्यादा है 21/2, मतलब ऐसा बोल सकता t ऑफ 2n जो है वो t1 प्लस 21/2 के बराबर है। तो ये आपका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कौन सा होगा, अगर मैं 2n टर्म ले रहा हूँ तो मेरा लास्ट टर्म 2n टर्म होगा जो फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है 21/2। 2n टर्म की फॉर्मूला a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d, फर्स्ट टर्म a, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो आपके पास बच गया 2n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 21/2। अब आप देखेंगे तो आपके पास टोटल 3 रिलेशन है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। हम लोग ये तीनों को यूज करके e और d ढूंढेंगे। अब उसके लिए आप कैसे भी फॉर्मूला सॉल्व कर लो, आप ये कर सकते हो। यहाँ से आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 24/n। मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ, वैसे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ज्यादा इजी रहेगा कि मैं यहाँ पर a प्लस d प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूरे की वैल्यू में यहाँ से निकाल लेता हूँ। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा 24/n, तो उसकी जगह पर अगर हम लोग 24/n रख ले इक्वल टू 30, ब्रैकेट ओपन करोगे तो n इंटू डी
प्लस ये n और n कैंसिल, क्या बचेगा 24 इक्वल टू 30। तो nd किसके बराबर है 6, nd किसके बराबर आ गया 6। तो n किसके बराबर है 6/d। ये n की वैल्यू उठा के डाल देते हैं, n की वैल्यू 6/d। तो n 2 into 6/d minus 1 into d equal to 21/2। वापस ब्रैकेट ओपन करो, a d और d कैंसिल, 12 बचेगा माइनस d इक्वल टू 21/2 होगा, d इक्वल टू 12 माइनस 21/2 होगा, तो d इक्वल टू 3/2 होगा। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 3/2। डिफरेंस अगर 3/2 है, d की जगह पर अगर 3/2 रखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 4, जिसमें से 4 ही टर्म की बात हो रही है। इवन टर्म्स हो गए 4 है, डिफरेंस कितना आपका 3/2। मतलब 4 टर्म नहीं, मतलब 8 टर्म की बात करें, टोटल 12 टर्म्स ले रखा है ना, 4 और टर्म्स होंगे, 4 इवन टर्म्स होंगे। क्या समझ आया? अब ये d इक्वल 3/2 और n की वैल्यू अगर किसी भी रिलेशन में पुट कर लेंगे तो a भी मिल जाएगा मुझे। n मेरा 4, a पता नहीं है, n मेरा 4, 4 minus 1 is 3, d मेरा 3/2 इक्वल टू 24। ये 4 6 are 24, a इक्वल टू 6 minus 9/2। तो एलसीएम लोगे तो 3/2, a आया 3/2, d आया 3/2, n आया 4। और पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हो गए 8, जिसका फर्स्ट टर्म कौन है 3/2, जिसका डिफरेंस कितना है 3/2। आपको क्या फाइंड करना है उस पूरी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जो इंटीजर होंगे। तो अगर मेरा फर्स्ट टर्म 3/2 है, डिफरेंस मेरा अगर 3/2 तो 3/2 8 होते जाएगा, 3/2 में 3/2 ऐड करोगे तो 3 में वापस 3/2 ऐड करोगे तो 9/2। 1.5 ऐड करना है ना, ऐसा हो गया ना। ये अगर ऐसे देखोगे तो 1.5 3 4.5 वापस 3 1.5 ऐड करोगे तो 6। तो वही समझ में आ रहा है कि आधे टर्म पॉइंट में होगा, आधे टर्म इंटीजर होंगे। 6 के बाद कौन सा टर्म होगा 7.5, फिर 9, फिर 10.5, फिर 12, 12 के बाद 8 तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तब देखो बता आपको दूसरा कितने नंबर ऑफ टर्म्स इंटीजर होंगे तो 4। ये सेफ्टी का तो कोई भी क्वेश्चन है तो भाई वापस आपको a n और d ढूंढने की ट्राई करना है। ओके सर 40 40 में ऐसा कर लेते हैं। 40 वाला क्वेश्चन देखोगे तो उस 40 वाले क्वेश्चन में कैसे दिया 1 स्क्वायर माइनस a1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस a2 प्लस 3 स्क्वायर माइनस a3 अप टू द n स्क्वायर माइनस n। फर्स्ट टर्म को साथ में लोगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू द n स्क्वायर माइनस ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू द n। और क्वेश्चन में ये नहीं किया हुआ है पूरे में कि एपी है या जीपी है, तो कुछ भी मेंशन करनी। लेवल 1 का अच्छा ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कर रहे तो आप लोग का जो लेवल 1 होगा ना उसमें ये क्वेश्चन है, मैंने गलती से वो कर रहा था, जब कर रहा हूँ करवाई देता हूँ पूरा। उसमें दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन 1 लेवल 1 का 40। तो हम देखो तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं कि एपी है जीपी है। तो हम क्या करना चाहिए सारे टर्म को फर्स्ट टर्म को अलग कर लो, इसकी तो फॉर्मूला आती है अपने को 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का क्या होगा
n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाय फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में a मतलब इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म फाइंड करना मतलब nth टर्म फाइंड करना है बेसिकली। अच्छा a1 से लेके an का एडिशन मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म का एडिशन को हम क्या बोलते हैं कहते हैं इज इक्वल टू 1/3 n into n square minus 1। यहाँ से मुझे ऐसे मिल जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ये टर्म अगर इस तरफ देगा तो माइनस n into n square minus 1 के दो फैक्टर कौन से n minus 1 है डिवाइड बाय 3 क्या कॉमन है n plus 1 by 3 तो क्या रहेगा 2n plus 1 by 2 minus n minus 1। अब एलसीएम लोगे तो n into n plus 1 एलसीएम लेंगे तो 2n और ये 2n कैंसिल ये माइनस माइनस प्लस 2 2 plus 1 3 और 3 और ये 3 भी कैंसिल तो n into n plus 1 by 2 ये आपको क्या मिला ऐसे मिला। बताइए क्या n और sn के बीच में क्या रिलेशन जहां से हमने प्रोग्रेशन पढ़ना था क्या देखो sn माइनस s ऑफ sn की जगह पर n into n plus 1 by 2 और s of n minus 1 का मतलब क्या होगा कितने टर्म का एडिशन n की जगह पर n minus 1 n minus 1 plus मतलब सिर्फ n डिवाइड बाय 2 है ना फिर n by 2 कॉमन आ जाएगा क्या रहेगा n plus 1 minus n plus 1 तो ये n और n तो कैंसिल 1 plus 1 2 2 और 2 कैंसिल तो आंसर इज n। वैसे ये मैंने पूरा किया वैसे करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि ये तो आपको फॉर्मूला पता है किसकी फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की फॉर्मूला है ना n टर्म्स प्लस 1 by 2 किसकी फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की फॉर्मूला तो उसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का n टर्म कौन होता है n। तो इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है वही an इक्वल टू sn माइनस s ऑफ n माइनस। PYQ का 40 क्वेश्चन तो मेरी कुछ ट्रिगो की फॉर्मूला की जरूरत पड़ती होगी अपने को x किसके बराबर है वो जो उसके अंदर -1 to n दिया हुआ है कितना कंजर क्या वो किस लिए दिया जाता है हमेशा ऑल्टरनेट करने के लिए ऑल्टरनेट साइन के लिए -1 to n क्या करेगा आप लोगों को ऑल्टरनेट करना है इवन होगा तो +1 दे देगा ऑड होगा तो n कहां से चल रहा है 0 से तो पहला टर्म क्या होगा 10 to 0 कितना 1 सेकंड टर्म क्या होगा -10 square थीटा थर्ड टर्म क्या होगा +10 to 4 थीटा -10 to 6 थीटा और ये सीरीज कहां से जा रहा है कौन सी सीरीज है उसका भी इनफाइनाइट फॉर्मूला a upon r कितना है 10 square थीटा या -10 square थीटा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो 10 square थीटा या -10 square थीटा और फॉर्मूला क्या होते हैं a upon 1 minus r तो प्लस 10 square थीटा हो जाएगा व्हाट इज 1 plus 10 square थीटा sec square थीटा 1 upon sec square थीटा is cos square थीटा ये किसकी वैल्यू आई x की और y पे अगर आया तो y की सीरीज कैसी है फर्स्ट टर्म cos raised to 0 is 1 फिर cos square थीटा फिर cos raised to 4 थीटा फिर cos raised to 6 थीटा कहां तक जा रहा है वापस dp का इनफाइनाइट फॉर्मूला a upon 1 minus r r यहां कितना है cos square थीटा what is 1 minus cos square theta sin square theta 1 by sin square theta is cos x square theta x और y मिली अब देखते थे क्या करना है तो कुछ है नीचे में जो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा इसका ऑप्शन तीसरा से सोच के जाना पड़ेगा आपको है ना फर्स्ट रिलेशन अगर आपको देखा जाए तो वैसे cos square theta और यहाँ पर क्या है cos x square theta cos square theta और cos x square theta के बीच में कोई रिलेशन होता है cos square theta cos square theta के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता बट cos square theta और sin square theta के बीच में रिलेशन होता है तो उसमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करोगे देखते हैं पहले ऑप्शन से चालू करें आपका y ये है कितना cos x square theta मतलब 1 by sin square theta
और 1 माइनस x कौन है? cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा? sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ही मैच हो गया। या फिर मैच में तो सिर्फ बीसी के चेक से फिट करने की जरूरत है। 48 ये भी वही है जीपी का इंटरनेट पर एंगल देखो 48 में फर्स्ट वाली जो सीरीज है, और मैं पूरी सीरीज नहीं लिख रहा हूँ, उसका फर्स्ट टर्म कौन है? 1 कॉमन रेशियो कितना है? यही सीरीज ये करिए cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ही sin स्क्वायर थीटा। y की जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म कौन? 1, उसका कॉमन रेशियो कितना? sin स्क्वायर फाई, थीटा नहीं है उसमें एंगल अलग है, sin स्क्वायर फाई, एंड 1 माइनस sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई। अब z देखो उसका फर्स्ट टर्म कौन? 1 बाय समथिंग रेशियो 0 नहीं होगा, बट उसका कॉमन रेशियो कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर फाई। दिख रहा है सबको? अब आपके आंसर में x y z लिखे थे, है ना? चार ऑप्शन देखो, किसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है? x y और z के बीच में। इसका मतलब मुझे किसको एलिमिनेट करवाना है? sin स्क्वायर थीटा को भी, और तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी? अगर x 1 बाय sin स्क्वायर थीटा तो व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा? 1 बाय y, अगर 1 बाय cos स्क्वायर फाई है तो व्हाट इज cos स्क्वायर फाई? 1 बाय, उसकी वैल्यू रख दिया जाए cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा और आपको मिला कौन है? sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और आपके पास cos स्क्वायर फाई 1 बाय फाई है और sin स्क्वायर फाई दिया हुआ है, तो sin स्क्वायर फाई इज 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। थीटा फाई सब हट गया। अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई। अब देखेंगे तो ये 1 और ये 1 कैंसल, माइनस माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स वाई, और ये सब कुछ किसके इक्वल है? z। एलसीएम कितना? एक्स वाई। एलसीएम के बाद एक्स वाई कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। नीचे क्या रहेगा? y प्लस x माइनस, ये हमारा z और x y के x के बीच में रिलेशन आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा। zy प्लस zx माइनस z इक्वल टू xy। तो पहले ही आंसर गया, माइनस z इस तरफ शिफ्ट करो तो आपका इस तरफ होगा xy प्लस z, और इन दोनों में सब देखें तो z कॉमन है, अंदर बचा y प्लस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें वापस 40 की तरफ जीपी का इंफिनिटी यूज करेंगे। नेक्स्ट 39 कुछ वजह से लोग और इवन बोला था ना, वैसे ही। अब 39 में जो सिग्मा दे रखा है इक्वल टू 1 to 100 a of 2n plus 1, 2n plus 1 वाला कैसा नंबर, और इसका इक्वल टू 200 दिया, इसका मतलब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? सारे ही ऑड नंबर का एडिशन, मतलब ये चीज अगर मतलब खुद a3 से चालू हो रहा है, a3 plus a5 plus a7 कहां तक जा रहा है? a of
201 तक, जिसका आंसर है 200। और बाजू में सारे इवन टर्म का एडिशन दिया, n की जगह पर 1 से चालू करोगे तो a2 प्लस a4 प्लस a6 का आंसर क्या है a200। उसका एडिशन कितना दिया हुआ है 200। आपको ढूंढना क्या है, a1 से लेके, है ना, सिग्मा ऑफ n ढूंढना है तो a1 से लेके कहां तक ढूंढना है a of 200। यहाँ पर सारे इवन टर्म मिसेंगे, यहाँ पर सारे ऑड टर्म मिसेंगे। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर लूं तो क्या होगा, सीरीज a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 कहां तक a of 201 तक, जिसका आंसर कितना है 300। ये दिया हुआ है, ये गिवन और ये फाइंड करना है। इसमें सिर्फ क्या फर्क है, इसमें a1 सही है, जाना है और 200 तक है, a1 मिसिंग है पर जा कहां तक रहा है, मतलब इसकी जगह पर आपको a1 चाहिए है ना। क्वेश्चन इतना है, तो हमें तो बस ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में a1 और a of 201 के बीच में क्या रिलेशन होगा, और सीरीज किस में दिया हुआ है जीके। अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया, अभी यूज करते हैं। अगर मैं कोई एक रिलेशन, दोनों रिलेशन यूज कर लेते, इसका फर्स्ट टर्म कौन, a3 की वैल्यू ar स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होती है आप लोगों का एडिशन की, a इंटू a मतलब इसका ar स्क्वायर इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 200 n की जगह पर 200 है, तो बोला हाँ सर, क्योंकि आर कॉमन रेशियो आर स्क्वायर होगा। हाँ, वहां पर r रेशियो 200 रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो 100 ही है, बट यहाँ पर आप a3 के पर डायरेक्टली क्या ले रहे हो a5, तो कॉमन रेशियो कितना होगा, अगर मैं एक टर्म छोड़ के लूंगा तो कॉमन रेशियो कितना होगा r स्क्वायर, तो यहाँ पर r स्क्वायर का पावर 100 तो r का पावर 200। और यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म ar, यहाँ का फर्स्ट टर्म कौन ar, यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म 100, यहाँ पर भी कॉमन रेशियो r स्क्वायर, उसका पावर 100, r का पावर माइनस 1 अपॉन, तो r माइनस 1 है, रेशियो r स्क्वायर है, r स्क्वायर माइनस इक्वल टू 100। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये पूरा सेम, a और a भी कैंसिल, r स्क्वायर का r कट तो r बचेगा, तो r इक्वल टू, तो मैं ये समझूंगा कि जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 2, जीपी का कॉमन रेशियो है आपके पास 2। हमें a1 और a of 201 के बीच में रिलेशन चाहिए, और हमारे पास अभी कॉमन रेशियो है। कोई रिलेशन यूज करके अपने को a और a of 201 के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो अगर 300 वाली इक्वेशन में हम a को कॉमन ले लें और r अंदर आ जाएगा, r की जगह 2g का, ठीक है, सही है, मैं उसका इजी कर दूं, जो आपने बोला उसी का इजी वे में।
आपको सिर्फ क्या चाहिए, A2 की जगह पर एक्सरसाइज मुझे ये फाइंड करना है, तो इनडायरेक्टली मुझे A2 को क्या बनाना है, A1, A3 को क्या बनाना है, A2 मतलब एक एकदम पीछे जाना है मुझे, 201 था उसको मुझे क्या बनाना है, 200 को। अगर आपको पूछे कि जीपी में अगर आपको सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पूरे बार से डिवाइड कर लें। आर की वैल्यू मुझे पता है 2, तो 300/2। A2 को R से डिवाइड करो तो A1 बन जाएगा, A3 को R से डिवाइड करो तो A2 बन जाएगा, A4 को R से डिवाइड करो तो A3 बन जाएगा, A of 201 को R से डिवाइड करोगे तो वही फाइंड करना है। ठीक है, तो वो ठीक हो जाए उस टाइम पर तो हो जाएगा। इसमें A की वैल्यू फाइंड करने की हम ट्राई करेंगे तो मिलेगा ही नहीं, R का पार्ट 200 है तो 2 का पार्ट 200 कैसे सोचता है। इसका 75th क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब जो मैं पूछ रहा हूँ एक बार मुझे बताओ, 75th क्वेश्चन करने में कैसे करोगे, कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस में कौन सा डिवाइड में फैक्टर्स आते हैं तो जैसे लोग उसका पार्ट पहले इसका टीएन टर्म ढूंढेंगे, क्या इसका टीएन टर्म 1/n + 1 r + 1 r + 2 r + 3। अगर सिग्मा r कहाँ से चालू हो रहा है 1 से, है ना, 1 रखोगे तभी 2 आएगा, और कहाँ तक जा रहा है 99 तक। या फिर आप ये भी देख सकते हो r + 1 r + 2, फिर r आपको 2 से चालू करना पड़ता है, बस ये ठीक है। फिर क्या करते थे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, क्या सिखाएगा, अलग अलग ही करना है, कैसे अलग अलग है, क्योंकि ये तो 3 फैक्टर है। 2 आए तो आप क्या करोगे, एक दोनों का अलग अलग लिखोगे, 3 आए 4 आए 5 आए तो क्या सिखाएगा, कोई भी लंबा वाला मेथड में डायरेक्टली आपको अप्रोच बताएगा क्या करना है। 2 से ज्यादा आए, 3 आए 4 आए 5 है, मैं तो बोलता हूँ 500 क्यों नहीं आए, क्या करना था, एग्जैक्टली सबसे बड़ा फैक्टर लेना था। कैसे पूछ सकते हो आप लोग, ये सब चीजें याद नहीं है, एग्जाम में कैसे करोगे, सबसे बड़ा लेने का सबसे छोटा लेने का, उसके बीच में डिसाइड करने का प्लस या माइनस। तो कैसे डिसाइड करोगे, वेरिएबल बचना नहीं चाहिए, तो बीच में प्लस या माइनस डिवाइड बाय r + 1 * r + 2 * r + 3, r कट हो गया, ऊपर क्या बच रहा है 3 - 1 2, बट यहाँ 2 नहीं है, तब क्या करोगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे 2 और 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, फिर ऐसे सारे टर्म में होना एक ही चीज है, क्या सारे टर्म कट होने हैं, 2 टर्म बचेगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। इसके नीचे जब जाएगा तो क्या रहेगा, यहाँ पर 1/r + 1 * r + 2, इसके नीचे जाएगा तो क्या बचेगा 1/r + 2 * r + 3। पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, भाई एक बार चेक भी करवा देता हूँ मैं, 1 से चालू करोगे, 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/2 * 3, यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या आएगा 1/3 * 4, फिर 2 रखोगे तो क्या होगा, ये 2 + 1 3, 2 + 2 4, देखा तो कैंसिल होना चालू भी हो गया। तो करने की जरूरत नहीं, होता ही है वो, फिर कौन बचेगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन होगा, जब इसमें 99 रखा होगा तो 1/101 * 102।
ये दो टर्म रहेंगे, बस फिर इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे कभी भी दो से ज्यादा फैक्टर है तो सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर। फिर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 126। का फर्स्ट स्टेप अगर कोई मुझे बताएगा आप लोग, let a1 a2 a3 up to the a and b n positive consecutive terms of an arithmetic progression with d is greater than 0, जो उसका कॉमन डिफरेंस है, देन लिमिट, अच्छा लिमिट ऑफ इनफाइनाइट को भी छोड़ दो, मतलब उसको साइड में नहीं है सामान के, चलो तो पूरी सीरीज पे कंसंट्रेट करो। उसमें क्या करेंगे, लिमिट इनफाइनाइट को इतना समझो कि n इनफाइनाइट तक जाए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का एंड नहीं है, उसका मतलब ये है रूट d by n into 1 by root a1 plus root a2 plus 1 by root a2 plus root a3 से लेके 1 by root of an minus 1 plus root n तक जा रहा है। सीरीज एपी में मतलब आपको क्या पता है, a2 minus a1 उतना ही है जितना, तो इसका मतलब कि मुझे a2 minus a1 a3 minus a2 ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि वो सारे सेम दिए हुए, तो क्या करोगे, मीन्स दे दिए मैंने आपको। ये पता है कि a2 minus a1 भी डी है, a3 minus a2 भी डी है, a4 minus a3 भी डी है, अप टू द a of n minus a of n minus 1, ये सारी वैल्यू सेम, तो क्या करूँगा उसमें, अगर मेरे पास 1 by root a1 plus root a2 हो जैसे फर्स्ट टर्म में है, और अगर आपको a2 minus a1 चाहिए तो क्या करोगे, इतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी पूछा मैंने, पूछा आपको कि 1 by root a1 plus root a2 है आपके पास, आपको a2 minus a1 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो मेरे पास 1 upon root a1 plus root a2 हो, और अगर मुझे a2 minus a1 से तो मुझे क्या करना होगा, अगर रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रूट नीचे है तो क्या करते हैं आप, तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, रूट a2 minus रूट a1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे क्या देगा, रूट a2 plus रूट a1 रूट a2 minus रूट a1, a2 minus a1 किसके बराबर है, d के बराबर। सेकंड टर्म में क्या करोगे, सेकंड टर्म में क्या करोगे, उसको रेशनलाइज करने के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, रूट ऑफ a3 माइनस रूट a2, तो रूट ऑफ a3 माइनस रूट a2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, तो नीचे क्या रहेगा, a3 माइनस a2 जो वापस किसके बराबर, d के बराबर थर्ड, उसके बाद सबसे लास्ट टर्म में पहुंच जाते हैं, वहां पर रेशनलाइज करने के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ n माइनस 1 से नीचे क्या बचेगा, an माइनस a ऑफ n माइनस 1 जो किसके बराबर है, d के बराबर, तो डिनोमिनेटर में हर चीज क्या हो गया, d है ना, वो d को अगर कॉमन ले लिया जाए तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर, 1 by रूट n, ऊपर रूट d था नीचे d था, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा ना, रूट d बचेगा, और ऊपर क्या बचा, आप देखो तो प्लस रूट a2 माइनस रूट a2 कैंसिल, मतलब सारे टर्म कट हो रहे होंगे, इसके बाद का टर्म कौन होगा, रूट a4 माइनस रूट a3 डिवाइड बाई d, तो रूट a3 भी कैंसिल,
तो कौन से दो टर्म बचेंगे? रूट a1 और रूट an जो सबसे बड़ा टर्म है। तो रूट an बचेगा, रूट a1 बचेगा और नीचे रूट nd बचेगा। इसका मेन केस ऑफ टाइम पर ये क्लिक हो जाना चाहिए, हमको भी इसको रेशनलाइज करना चाहिए क्योंकि ये दिया हुआ है, ये डी है। a2 - a1 कैसे आएगा? रेशनलाइज करूंगा तो ही आएगा। याद रखा है? अब क्या, अब वो इनफाइनाइट को कैसे अप्लाई करोगे मैं आपको बताता हूँ। रूट an मतलब आपका nth टर्म की फॉर्मूला a1 प्लस n-1 इंटू d और रूट a1 तो रूट a1 ही है डिवाइडेड बाय रूट nd। ठीक है, अब n कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। n कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि समथिंग बाय जीरो तो क्या लिखोगे? कोई भी ऊपर एक नंबर है, डिवाइड बाय जीरो, इनफाइनाइट प्लस समथिंग बाय जीरो इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। So something by zero is approaching to infinite, then something by infinite is approaching to zero. किसी भी नंबर के डिवाइड में जीरो होगा तो किसको अप्रोच करेगा? तो किसी भी नंबर में डिवाइड बाय इनफाइनाइट होगा तो किसको अप्रोच करेगा? इसको ऐसा मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो अगर मुझे यहाँ पर n अगर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया कि n किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट पर। हमें पता है कि आप इनफाइनाइट की वैल्यू डायरेक्टली तो नहीं रख सकते क्योंकि इनफाइनाइट आपको मुझे इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता है। तो इनफाइनाइट का जब जब क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ भी करके इनफाइनाइट को डिवाइड में लेके आओगे क्योंकि आप इनफाइनाइट की वैल्यू तो नहीं जानते हो, ना जान सकते हो, बट हमें ये पता है कि किसी के नीचे इनफाइनाइट आएगा तो किसको अप्रोच करने लगेगा? जीरो। तो मैं क्या करूंगा, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो मैं कैसे करके n को डिवाइड में लेके आ जाऊंगा। n को क्या करूंगा? डिवाइड में लेके आ जाऊंगा। तो ऐसा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगा है कि मुझे n डिवाइड में चाहिए, ये जो रूट n है इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट n इंटू रूट d, अलग अलग लिख सकते हैं। ये रूट n यहाँ पर डिवाइड में ले लो, यहाँ डिवाइड में ले लो, दोनों के साथ डिवाइड में जाएगा और दोनों ही रूट में एक साथ लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ a1 प्लस n-1 इंटू d डिवाइड बाई n और यहाँ पर रूट a1 बाई n लिख सकते हैं ना। सही, अलग अलग करोगे तो a1 बाई n प्लस nd बाई n तो सिर्फ d माइनस d बाई n और यहाँ पर रूट a1 बाई n और नीचे क्या है? रूट d। अब n को अगर आप इनफाइनाइट रखोगे तो समथिंग बाय इनफाइनाइट जीरो, समथिंग बाय इनफाइनाइट जीरो, समथिंग बाय इनफाइनाइट, तो क्या बचा ऊपर से? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो क्या बचा? रूट टी। और नीचे भी क्या है? तो रूट टी बाय रूट टी। तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि इनफाइनाइट को इनफाइनाइट के रिलेटेड कुछ जगह से इनफाइनाइट को आप क्या करोगे? डिवाइड में लेके आ जाओगे क्योंकि समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आप लोगों का? जीरो। पर वो इतनी बड़ी बात नहीं, मेन है फर्स्ट स्टेप आप लोगों को सेंस रेशनलाइजेशन पता चले। क्वेश्चन नंबर 141 सिंबल का मतलब पता है ना? GIF का क्या करते हैं? GIF इमीडिएटली मतलब कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। तो 3.42 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो फिर अब बताओ मुझे कुछ तो हो जाएगा
√1 से चालू कर रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो? √120 तक। √1 का आंसर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, √3 का 1। वो 1 कितनी बार देगा? नहीं, 120 कैंसिल देगा। √4 कितना होता है? 2। तो उसके बाद तो फिर 2 देना चालू कर देगा। तो 1 कब तक देगा? √1, √2 और √3 तक, है ना? तो 1 कितनी बार देगा? 3 बार। कब से कब तक? √1 से लेके √3 तक। फिर 2 कब तक देगा? √4 से लेके स्क्वायर रूट जब तक 3 पे नहीं पहुंचते, √8 तक, क्योंकि √9 से आप लोगों का 3 हो जाएगा। √4 से √8 तक क्या देगा? √2 नहीं, 2। √4 से √8 तक क्या देगा? 2। सही है, राइट? तो 2 कितनी बार होगा? 5 बार। 4, 5, 6, 7, 8। 2 कितनी बार देगा? 5 बार। फिर √9 से लेके √15 तक 3 देगा। 3 देगा ना? कितनी बार? 7 बार। तो पैटर्न समझ आ रहा है। 1 3 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 3 4 9 टाइम्स। 4 मतलब कहां से कहां तक? √16 से √24 तक। फिर √25 से √36 तक, 35 तक 5 देगा। फिर √35 से √36 से √48 तक 6 देगा। कितनी बार? 13 टाइम। फिर √49 से √65 तक, जब तक 64 नहीं आ जाता तब तक 7 देगा। कितनी बार? 15 टाइम। का 8 कितनी बार देता होगा? 17 टाइम। और मैक्सिमम जाना कहां तक है? √120 मतलब कितना होता है? 11 से छोटा, क्योंकि √121 11 होता है। तो आप 10 तक ही आंसर मिलना है आपको। √121 11 होता है, तो उसके लिए 10 तक आंसर मिलेगा। तो 10 कितनी बार होगा? 21 टाइम। तो इसका एडिशन करना है। 1 3 टाइम, 2 5 टाइम, 3 7 टाइम, 4 9 टाइम, है ना? अब चाहोगे तो अब इसको, क्योंकि सीरीज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और अगर फिर डायरेक्टली नहीं करना है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसमें? ये पी में। 3 5 7 9 वो भी किसमें? ये पी में। तो इसको अगर सिग्मा के टर्म में लिखना होगा तो r × 2r + 1 3 5 7 8 2r + 1 होगा ना। ठीक है, सबसे r कहां से चल रहा है? 1 से। कितने टर्म तक जाना है? 10। तो 10 टर्म तक जाना है, बट आपको n टर्म तक जाना पड़ेगा। फिर n की जगह पर 10 रखना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 सिग्मा r + सिग्मा r, है ना? 2 सिग्मा r² + सिग्मा r। सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6। सिग्मा r की फॉर्मूला, और फिर इसमें n की जगह पर क्या रख लेंगे? 10, क्योंकि कितने टर्म तक जाना था आपको? 10 तक। फिर 10 तक जाना था। और कोई आप लोगों को डाउट हो? आपसे इसमें 156 क्वेश्चन मत करना, मैं करवाऊंगा, क्योंकि उसमें लॉग की सीरीज चाहिए होगी। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो 199।
आप लोगों को 199 में दो अलग अलग एपी की बात करी गई है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, there are two different AP, consider two sets A and B each containing 3 numbers in AP. कितने नंबर कंसीडर करना है, 3 नंबर। लेट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ AB 36 एंड P। अगर मुझे AP के 3 टर्म अज्यूम करना है, कौन से 3 टर्म होंगे, कौन से, A माइनस D, ये A सीरीज के 3 टर्म है, B सीरीज के 3 टर्म का ऑब्वियसली A भी अलग होगा, कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा, है ना। और फर्स्ट का डिफरेंस को उन्होंने स्मॉल डी दिया, सेकंड का डिफरेंस को कैपिटल डी दिया, तो उससे लास्ट लाइन पढ़ोगे तो लेट स्मॉल डी एंड कैपिटल डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसका बी का कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी लेता हूं और 3 टर्म ऐसे अज्यूम करोगे, इस तीनों का एडिशन दिया हुआ है फॉर्म में 36, तीनों का एडिशन दिया 36, तो तीनों का एडिशन करोगे क्या मिलेगा, 3a, तो 3a स्मॉल 3a प्लस 3 स्मॉल a इक्वल टू 36, तो a इक्वल नीचे भी आप देखोगे तो तीनों का एडिशन 36 से दिया हुआ है। b में सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ b इज 36 एंड q रिस्पेक्टिवली, तो वापस इसका एडिशन 3 कैपिटल है, ये भी 36, तो कैपिटल a इक्वल टू 12, स्मॉल a मिल गया, कैपिटल मिल गया, डिफरेंस सॉरी हाँ इनके डिफरेंस के लिए इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर है, P के बराबर। अच्छा इन सबका प्रोडक्ट करोगे तो 12 माइनस D इंटू 12 प्लस D इज इक्वल टू P। यहाँ पर 12 माइनस कैपिटल D इंटू 12 प्लस कैपिटल D इक्वल टू Q। और आप लोगों को लास्ट में ढूंढना क्या है, P प्लस Q अपॉन P माइनस के काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड करो क्या कैंसिल होगा, 12 और 12 कैंसिल, ऊपर 144 माइनस d स्क्वायर, नीचे 144 माइनस कैपिटल D स्क्वायर इक्वल टू P बाई Q। आप लोगों को ढूंढना क्या है, बोले क्या दिया हुआ है, क्या करना है, कंपोनेंट का डिटरमिनेंट करोगे तो P प्लस Q अपॉन P माइनस Q, सामने दोनों का एडिशन करोगे तो क्या होगा, 288 माइनस D स्क्वायर माइनस कैपिटल D स्क्वायर, और नीचे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 144 कैंसिल, कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, और इसकी वैल्यू उन लोगों ने दे रखी है, कितना है 19/5। इसको सोल्व करने पर क्या मिल जाने वाला है, अच्छा इसमें और एक भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ, तो अभी मैंने यूज ही नहीं की, वो भी यूज कर लेते हैं। कौन सी, कैपिटल D किसके बराबर है, स्मॉल d प्लस D के बराबर, कैपिटल D की जगह स्मॉल d प्लस D यूज कर लूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, स्मॉल d मिल जाएगा, सही है, स्मॉल d मिल गया तो कैपिटल D भी मिल जाएगा, तो P और Q भी मिल जाएगा, मतलब तो सब कुछ मिल जाएगा, D मिल गया तो क्या बचेगा, इसमें वही 3 टर्म हमें अज्यूम करना है, A माइनस D और A प्लस D। और कोई ठीक है, कल डाउट करके प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे डाउट को। मैं बस आप लोग को एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो 165 को आप कर दीजिएगा। कल के क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वापस में जो याद करवाओ। कल हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट पे डिस्कस करना चालू किया था, जिसका स्टार्टिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप लोग ऑलरेडी आइडिया था, बिकॉज हमने कैसे डिराइव हुआ देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते तो डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द
सेक्शन फॉर्मूला इन द सेक्शन 2 देयर आर टू पार्ट इंटरनल डिवीजन एंड क्या फॉर्मूला में फर्क होता है? प्लस माइनस। इंटरनल डिवीजन में प्लस, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस। और मुझे अगर कभी अगर किसी का रेशियो पता करना हो तो हम जैसे कि 1:1 लेते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि वो जो रेशियो है वो इंटरनल डिवीजन का है या एक्सटर्नल डिवीजन का? के का आंसर पॉजिटिव आया तो के के लिए नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल। लेके चलेंगे हमेशा इंटरनल डिवीजन। अगर पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल डिवीजन सही है हमारे एजुकेशन, नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल डिवीजन। उसके बाद हम लोगों ने वो एरिया वगैरह वो फॉर्मूला सॉल्व कर लिए। फिर 4 मेन पॉइंट पे डिस्कशन किया, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कमसेंटर। सेंट्रोइड क्या होता है? सारे मीडियंस का इंटरसेक्शन मतलब मीडियन का क्या काम होता है? ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? और मीडियन को 1 के रेशो डिवाइड कर 25 को और मीडियन तो उसी समय सेंट्रोइड की फॉर्मूला बनी क्या है? x1 + x2 + x3 by 3 y1 + y2 + y3 by 3। ऑर्थो सेंटर सारे ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सही है। उसकी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बैठा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो उसका ऑर्थो सेंटर कौन होगा? जहां पर 90 डिग्री बनता है। इन सेंटर सारे एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन सेंटर क्या होता है? सारे एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इन सेंटर की मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताई, क्या था वो? AX1। जैसे याद करोगे जो भी आप साइड लेते हो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स। तो क्या था फॉर्मूला? AX1 + BX2 + BX3 डिवाइड बाय A + B + C। और y कोऑर्डिनेट का भी सेम, AY1 + BY2 + CY3 अपॉन A + B + C। सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर साइड बाय सेंटर जहां पर इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको सर्कमसेंटर क्यों बोलते हैं? बाहर जो तीनों वर्टेक्स के पास होने वाला जो सर्कल होता है उसका सेंटर और वो पॉइंट सेम होता है, इसलिए उसके ऊपर से सर्कम सर्कल का सेंटर को क्या नाम दे दिया गया? सर्कमसेंटर। अगर कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, उसका सर्कमसेंटर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मुझे इसका सर्कमसेंटर चाहिए। और हमें पता है कि सर्कमसेंटर का मतलब क्या होता है? बाहर जो सर्कल बनता है उसका सेंटर, उसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं अपने? सर्कमसेंटर। और वो सर्कमसेंटर मिलता कैसे है? इस वहां से तीनों परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर पास होते हैं। पर्टिकुलर साइड बाय सेक्टर का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री भी बना रहा होगा और इक्वली डिवाइड भी कर रहा होगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। आपका वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर कहां होगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होगा? जहां पर 90 डिग्री बनता है। इसका सर्कमसेंटर कहां होगा? एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। कहां पर होगा? एफसी का मिड पॉइंट। भाई आपको ये सबको प्रॉपर्टी पता होगा ना, तो सर्कल की प्रॉपर्टी सब पढ़े होते हैं। डायमीटर जो होता है वो सर्कमफ्रेंस को हमेशा कितना डिग्री बनाता है? जो डायमीटर होता है वो सर्कमफ्रेंस। अच्छा ये डायमीटर होता है ये पता आपको? ये कैसे पता मुझे कि डायमीटर ही ये डायमीटर है, कैसे पता? क्योंकि सर्कल के 9 में पढ़ी हुई आपकी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी?
भाई पूरे सर्कल में डायमीटर ही अकेला एक कोड होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड, और डायमीटर अकेला ऐसा कोड है या डायमीटर अकेला ऐसा लाइन है कि जो सर्कमफ्रेंस पे कितना डिग्री बनाता है, 90, और कोई नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अगर इसमें अगर 90 डिग्री बनाया सर्कमफ्रेंस, तो पक्का है कि डायमीटर ही है, और कोई बना ही नहीं सकता। और आपको इस सर्कल का क्या चाहिए था, सेंटर, तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वही उस सर्कल का सेंटर होगा। यस, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर पॉइंट बी पे होता है, ये उसको ऑर्थो सेंटर का काम करेगा, और हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा डी, अगर मिड पॉइंट है तो आपका किसका काम करेगा, सर्कम। बाकी और कोई ट्रायंगल दे दिया जाए तो उसका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ढूंढने के आगे मेथड्स मिलेगी आपको, बट हाँ पहले पता तो हो कि भाई होता क्या ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर, जो ढूंढोगे आप उसको, राइट। अब इसी सब को लेके एक प्रॉपर्टी और है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ट्रायंगल कैसा भी हो एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है कि जिसका या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जिसके तीनों साइड सेम है, ये उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या वो मीडियन यहाँ पर 90 डिग्री में बनाएगा अगर इक्विलैटरल है? तो इक्विलैटरल है तो सब कुछ सेम ही होगा, जो मीडियन है वही आपका, क्योंकि तीनों लेंथ ही सेम है, तो जो मीडियन है वही आपका ऑल्टीट्यूड भी होगा, वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, वही आपका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी होगा, वहां पर सब कुछ सेम है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, चारों के चारों चीजें सेम होती है। और चारों चीजें सेम होती है तो मतलब क्या मतलब हुआ, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, मीन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, तीनों के तीनों, चारों के चारों सेम पॉइंट। तो अगर मुझे किसी ट्रायंगल का अगर ऑर्थो सेंटर ढूंढने को बोले ना, अगर कोई मुझे क्वेश्चन दे दे तो मैं सबसे पहले चेक करता ये ट्रायंगल इक्विलैटरल तो नहीं है ना, तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तुम उसका सेंट्रोइड ढूंढ के दे दूंगा, फिर सेंट्रोइड हर चीज का काम करेगा, सेंट्रोइड का तो काम करेगा, ऑर्थो सेंटर भी बन जाएगा, मीन सेंटर भी बन जाएगा, सर्कम सेंटर भी बन जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों चीजें हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर इक्विलैटरल है तो ध्यान में रखेंगे आपका सेंट्रोइड, आपका ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर इन सर्कम सेंटर चारों सेम होते हैं। ऐसा और कोई भी ट्रायंगल में नहीं, सिर्फ ये इक्विलैटरल में ही होता है। हाँ, बस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड सेम होते हैं, तो सपोज मान लेते हैं ये साइड AB और AC सेम है, इसकी बेस जो है वो डिफरेंट है, तो इस केस में A से ड्रॉ किया हुआ, अगर ये दोनों सेम है तो उनका जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स कौन है, A, कौन से जो इक्वल साइड वाला, वहां से जब आप लोग मीडियन बनाओगे BC पे तो वो मीडियन आपका ऑल्टीट्यूड का भी काम करेगा, पर हर मीडियन ऑल्टीट्यूड नहीं होगा, ये सिर्फ कौन सा मीडियन ऑल्टीट्यूड करेगा, जो आपका कॉमन साइड है ना, मतलब इक्वल साइड से जिसका उसका कॉमन वर्टेक्स से बनाया गया ऑल्टीट्यूड, वही आपका मीडियन का काम करेगा। बाकी B से जब मीडियन बनाओगे वो भी अलग होगा, जो ऑल्टीट्यूड बनाओगे वो भी अलग होगा, C से जो मीडियन बनेगा और ऑल्टीट्यूड बनेगा वो अलग अलग होगा। सिर्फ A से बनाया गया मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होगा कि इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये चारों पॉइंट अलग अलग होगा, सिर्फ हाँ ये है कि इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा वही आपका मीडियन भी बनेगा। कब की बात कर रहा हूँ, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वो कौन सा पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ मीडियन आपको ऑल्टीट्यूड होगा, जो आप लोगों का दो इक्वल साइड का कॉमन वर्टेक्स वाली बात कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, ये सब आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो इक्वेशन में काम आएगा। और इसकी एक प्रॉपर्टी, ट्रायंगल कैसा भी एक्सेप्ट इक्विलैटरल, क्योंकि इक्विलैटरल में तो चारों पॉइंट सेम हो जाते हैं, बाकी कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर
सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर। उस ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में चारों पॉइंट तो होने ही वाले हैं। सेंट्रोइड भी होता होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, सर्कमसेंटर भी होगा, इन सेंटर भी होगा। बट ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर मींस व्हाट? लाइन ऑफ द सेम पॉइंट। इन सेंटर इस लाइन पे नहीं होगा, वो कहीं अलग होगा। इक्विलेटरल को छोड़ दो, इक्विलेटरल में चारों पॉइंट ही सेम होते तो बाकी नहीं हो रही। बाकी कोई भी ट्रायंगल की बात हो रही है, बाकी कोई भी ट्रायंगल हो एक्सेप्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर्स आर ऑलवेज collinear, as well as centroid divides line segment between orthocenter and circumcenter internally in the ratio of 2:1. कोलिनियर तो होते ही होते हैं, बट सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हमेशा इंटरनली कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। तो अगर कभी भी अगर ट्रायंगल के वर्टाइसेस ना दिया जाए और मुझे अगर ऐसे दे दे कि ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी नहीं दिया बट उसका ऑर्थो सेंटर दे दिया, सेंट्रोइड दे दिया, या ऑर्थो सेंटर दे दिया, सर्कम सेंटर दे दिया, मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना हो, मतलब तीन में से कोई भी दो चीजें दे रहे फिर तीसरा फाइंड करना हो, तो फिर आपके पास ये प्रॉपर्टी होगी तो डायरेक्ट मिल जाएगी। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना, बस मुझे पता होना चाहिए कि उसका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की लाइन सेगमेंट को सेंट्रोइड कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो। ये जो भी प्रॉपर्टीज मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज आप एक जगह पर लिखोगे। ये वापस ट्रिगो जैसा है, ये पूरा कोऑर्डिनेट। ट्रिगो कहते हैं कि ट्रिगो का एक भी क्वेश्चन नहीं बनता अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है। और ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, वो बार बार फ्रीक्वेंट पे आपको पढ़ते रहना पड़ेगा उसको, तो याद हो जाएंगे। प्रॉपर्टी समझ आ गई क्या बोल रहा हूँ? क्या हुआ? प्रॉपर्टी को कैसे लिखोगे आप लोग? फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर and centroid divides line segment of orthocenter and circumcenter internally in the ratio of 2:1. Internally in the ratio of 2:1. पर अगर सेक्शन फॉर्मूला जहां पर लिखा होगा वहां पर और एक पॉइंट ऐड कर देना। आपके पास AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है? AB एक लाइन सेगमेंट है। C एक ऐसा पॉइंट है, जो AB को M स्ट्रेन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। C is a point which divides AB line segment internally in the ratio of M:N, but internally divide कर रहा है। अब एक D पॉइंट है, जो बाहर AB लाइन सेगमेंट की, वो भी AB को M स्ट्रेन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ऐसा मान लो कि सपोज ये C जो पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और पर इंटरनली डिवाइड कर रहा है। D एक ऐसा पॉइंट है जो AB लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर विद द सेम रेशियो 3:2। पॉसिबल है, ऐसे तो पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना? तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं, एक इंटरनली रेशियो में जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है D पॉइंट, तो M and N आर कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर। M and N आर कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो होगा कि आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि ए सपोज आप लोगों को कोई पॉइंट है 3,8, बी एक पॉइंट है सपोज 1,1, राइट? और बोल दिया उसके सी इनको एबी लाइन सेगमेंट को सपोज इंटरनली सी पॉइंट पहले से दिया होगा। सी पॉइंट आप लोगों को सपोज दिया हुआ है कि
आपको ऐसे दिया हुआ है कि AB लाइन सेगमेंट को C या फिर AB लाइन सेगमेंट जो डायरेक्टली बोल दिया गया कि C का हार्मोनिक कंजुगेट मुझे देना है। C का AB लाइन पे हार्मोनिक कंजुगेट। तो पहले तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन छोड़ के आ जाते कि भी नहीं पता था हार्मोनिक कंजुगेट होता क्या है, राइट? अगर पता है तो फिर तो सिंपल है। अगर मुझे पता है कि भाई हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि भाई C जिस रेशियो में डिवाइड करता है वही रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट है, सेम रेशियो। या उल्टा D पता हो, अगर D एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो आपको इंटरनल डिवाइड करने वाला पॉइंट है। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि C AB लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है। अगर मुझे C का हार्मोनिक कंजुगेट चाहिए तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, C AB लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे पता करेंगे, कितना बताओ, ये आपको C पॉइंट पता करना है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे। A है 3,9, B 1,1। आपको पता करने की C जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन 40 को कैसे अप्लाई करोगे, 2:5 and 2:5 ऑपोजिट पर कौन सा रेशियो लेंगे, 2:4 यहाँ पर रेशियो क्या लेंगे, 2 और 5 तो पॉइंट है, रेशियो क्या लेंगे, K/1। ठीक है, फिर K कैसे पता करें, K को D के साथ मल्टीप्लाई करके तो क्या बोलो आप नंबर K इससे तो मल्टीप्लाई हो, D के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, K किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, D का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वो नहीं 1 है, तो B K/1 फिर इसको किसके साथ, नहीं बराबर है, एक का एक्स कोऑर्डिनेट पर एक का एक्स कोऑर्डिनेट किसके साथ मल्टीप्लाई करो, सेक्शन फॉर्मूला तुम लोग इतना टाइम ले रहे हो, K को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, डिवाइडेड बाय K+1। ये C का एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वल हो गया, राइट? तो यहाँ से आप देखोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, K+3 इज इक्वल टू 2K+2, 2 को शिफ्ट करोगे तो 3 - 2 is 1, 2K - K, ये का आंसर कितना आ गया 1। तो अब K अगर माना गया तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। और जब बैक साइड बच्चे बोलते सर आपने x को इक्वेट किया, हम y को इक्वेट करेंगे तो नहीं चलेगा, चलेगा, y को इक्वेट करो तो सेम ही आंसर आता होगा, सनी होने वाले की कुछ अलग आ जाएगा, राइट? तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं क्या हो गया आप लोगों का मिड पॉइंट, ये क्या हो गया आप लोगों का मिड पॉइंट। अब आप लोगों को उसका हार्मोनिक कंजुगेट चाहिए। अब उसका अगर हार्मोनिक कंजुगेट चाहिए तो हार्मोनिक कंजुगेट कहाँ पर होगा, एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल होगा तो इसका डायग्राम ऐसा कुछ होगा, फिर तो वैसे ये जैसे मैंने कुछ भी रैंडमली लिया है इसलिए ऐसा मिलता है, वो पॉसिबल नहीं अगर आप सोचोगे तो। डी एक ऐसा पॉइंट है बाहर जो कौन से रेशियो डिवाइड करता होगा, 1:1, ये भी 1, ये भी 1, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना, ये रेशियो कैसे 1:1 का हो सकता है। तो ये मैंने ऐसे कुछ आपको समझाने के कुछ भी रैंडमली पॉइंट किया तो ऐसा मिला, जरा जैसा नहीं मिलता होगा आप लोगों को, मे बी 2:3, 4:1, 3:5 ऐसा कुछ मिलता होगा। तो फिर आपको फिर का रेशियो मिल जाएगा ये का, राइट? अगर मान लेते हैं एक बार समझाने के लिए कि आप लोगों को मिलता है 3/5, ये क्या मिल रहा है 3/5। अब मुझे डी पॉइंट चाहिए तो कौन सी रेशियो में डिवाइड करना चाहिए इसको, 3:5 के रेशियो। अगर 3:5 के रेशियो में डिवाइड करें तो डी पॉइंट किस तरह होगा, ये बी की तरफ होगा, ये ए की तरफ होगा,
एक तरफ होगा तो 3:5, तो 3 कम है, तो यहाँ पर 3:5, ये रेशियो 3 और ये पूरा रेशियो 5। फिर ए कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,9, बी कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,1, डी फाइंड करना है, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्वियसली, पर सेक्शन फॉर्मूला में कौन सा यूज करोगे? एक्सटर्नल डिवीजन। कैसे यूज करोगे बताओ? हम एडिशन कैसे अप्लाई करोगे? 3 किसके साथ मल्टीप्लाई? 1 के साथ, 5 किसके साथ मल्टीप्लाई? 3 के साथ, बीच में प्लस या माइनस? माइनस, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, तो माइनस है ना, 3 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 12 बाय माइनस 2, फिर y का कोऑर्डिनेट 3 किसके साथ? 1 के साथ, 5 किसके साथ? 9 के साथ, 3 माइनस 45 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 माइनस 45 माइनस 42 डिवाइड बाय माइनस 21, तो आपका ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6, तो पॉइंट मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट पता हो बस हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है, राइट? तो हार्मोनिक कंजुगेट टाइटल करके ये आप लोग एक बार लिख दो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है। और उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो भी कि कोई भी ट्राइंगल हो, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर, सेंट्रोइड जो होगा वो 9.8 को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल के चारों पॉइंट सेम होते हैं। लिखा सबने? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए पहले लिख लो, लिखा आप लोगों ने, चारों पॉइंट सेम होते हैं। आइसोसेलेस में जो दोनों कॉमन साइड होता है उसका कॉमन वर्टेक्स से बनाया गया मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड स्लोप। स्लोप आप लोग को पता है, हम लोग बीच में क्लास को पहले डिस्कस किया था। स्लोप का मतलब क्या होता है?
इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ का जो इंक्लिनेशन होता है, जिस तरह से वो इंक्लाइंड होता है, दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड slope। And how to find slope of any straight line? Suppose this angle is theta, तो tan theta आपको इंक्लिनेशन बताएगा, तो tan theta आपका स्लोप होता है। स्लोप को नॉर्मली m से डिनोट किया जाता है। तो अगर मुझे किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर लूंगा, कैसे? tan थीटा मेथड। पर ध्यान में रखना, वो जो थीटा है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला ही एंगल होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे दिया जाए कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है, तो मैं इसका स्लोप को tan 60 नहीं बोल सकता। इज नॉट द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन आप यहाँ से देखोगे ना, क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट हमेशा मूवमेंट कैसा होता है, ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ते हैं हमेशा कैसा मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। आपका मूवमेंट कभी भी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, आपका मूवमेंट हमेशा कैसा होगा? तो आपका स्लोप tan 60 नहीं होगा, आपका स्लोप कितना होगा? ये 60 है तो 120 होगा ना, आपका स्लोप कौन होगा? tan 120। अब वापस ट्रिगो नहीं आता होगा, उनको प्रॉब्लम है, tan 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे? याद करो मेरे को, 90 into या 90 into 2 minus 60, 90 into 2 है, 90 का इवन मल्टीपल है, tan का टेल रखो या चेंज करो, tan ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और नेगेटिव। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू 960 by 460 ना, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -2। तो फिर आप लोगों का पहला हो गया कि अगर मुझे किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो सबसे पहले तो मैं tan थीटा की हेल्प से फाइंड कर सकता हूँ, बट थीटा जो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी लाइन पे सपोज आपके पास ये दो पॉइंट है, x1, y1, x2, y2। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये लेंथ कितना? ये लेंथ कितना? y1, ये लेंथ y2, ये लेंथ x1, ये लेंथ x2। इसको और फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल मिला, उस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला लेंथ कितना होगा? y1 माइनस ये लेंथ कितना होगा? x1 माइनस। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन बनता होगा, तो प्रॉपर्टी है ना। तो उसकी तरफ ये थीटा है, तो उसकी तरफ वापस ट्रिगो का आ जाओ, tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इट मींस कि अगर और tan थीटा देता क्या अपने को? स्लोप। इसमें स्लोप फाइंड करने का और एक मेथड पता है। अगर एंगल नहीं पता है पर मुझे उस लाइन के दो पॉइंट पता है, मुझे उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट पता है, तो भी मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? दोनों का y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय दोनों का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक मेथड है स्लोप फाइंड करने का tan थीटा, जहाँ पर थीटा कौन से डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, अगर दो पॉइंट भी गिवन हो लाइन पे तो भी आप स्लोप निकाल लोगे, कैसे? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तीसरा, अच्छा लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? लीनियर फॉर्म है। लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? लीनियर फॉर्म। तो अगर हम लोग के पास लाइन का लीनियर इक्वेशन लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो लीनियर इक्वेशन ऐसा दिखता है, ये लाइन जब x एक्सिस को कट करेगा तो कौन से पॉइंट पर कट करेगा, वो पॉइंट जानना हो तो क्या करना चाहिए? y को 0 रख लेना चाहिए। तो x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट जानना हो तो क्या करोगे? तो y को अगर मैंने 0 रखा यहाँ पर, तो मेरा x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -3/8। और y एक्सिस का पॉइंट जानना होता है, x को अगर 0 रखा तो y कितना? तो इनडायरेक्टली कैसे होगा? तो मुझे लाइन के ऊपर से दो पॉइंट पता चल गए है ना, ये एक पॉइंट पता चल गया, ये एक पॉइंट पता चल गया, और दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालना अभी बात किया हम लोगों ने। तो अगर इसकी सबसे अगर सोचे तो इसका y1 माइनस y2
माइनस सी बाई बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस ऑफ माइनस सी बाई तो प्लस सी बाई, तो क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस सी बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई ए। क्या कट हो रहा है, सी कट हो रहा है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, तो क्या बचा माइनस और बी नीचे आ जाएगा, तो एम इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया माइनस, और ए कौन है, तो मुझे स्लोप फाइंड करने का और एक मेथड मिला माइनस ए बाई बी। ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एम और बी कौन है, इसमें अगर मुझे लाइन आप दे दो ना मैं और आपको पूछा जाए जब स्लोप निकाल के दो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्लोप मिल जाएगा। आपको बोले 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0 लाइन का स्लोप निकालो, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0 का स्लोप निकालो, तो क्या बोलोगे 2 a कितना 2 कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 2 नीचे कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट -1 तो माइनस माइनस कट हो जाएगा आगे बल और 2/1 तो आंसर क्या हो जाएगा। ये स्लोप के कंसेप्ट कब यूज करना चाहिए, जब लाइन दे रखा हो और स्लोप निकालना। ये कब यूज करना चाहिए, मुझे लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट दे रखा और स्लोप निकालना, और ये कब यूज करोगे तो आपके पास स्लोप फाइंड करने के 3 अलग अलग ऑप्शन है। अब क्या इन्फॉर्मेशन देंगे वो हमें नहीं पता है, बट कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे तो कोई तक ऑप्शन में हो जाएगा। लाइन का इक्वेशन देंगे तो भी स्लोप निकाल लूंगा, 2 पॉइंट देंगे लाइन के ऊपर के तो भी स्लोप निकाल लूंगा, और एंगल देंगे तो भी स्लोप निकाल लूंगा। बस एंगल में ध्यान रखना इंटीग्रल, और कोई पूछे स्लोप क्या होता है तो क्या आंसर देंगे इंटीग्रेशन विद एक्स। तो ये स्लोप के बारे में मेंशन करता हूं। कल हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आपके डाउट डिस्कस करेंगे सीक्वेंस का, तो मैक्सिमम जितने कर सको कर लो, बिकॉज उसके बाद की क्लास से फिर अपने फुल फ्लेजेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री